इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टोपोग्राफी के बारे में, स्थल आकृतियाँ के बारे में, चाहे वो हमारा रिवर टोपोग्राफी हो, डेल्टा हो, ग्राउंड वाटर हो, जो भी हो, इन्हीं सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग परिचय देख लेते हैं इसका। ऊबड़ खाबड़ स्थल लाइक जैसे कि पर्वत, पठार, नदी, समुद्र तल, ज्वालामुखी आदि का विशेष रूप से अध्ययन करना ही स्थल आकृति कहलाता है। ये टोपोग्राफी कहलाता है। आगे हमारा है स्थल आकृति विभिन्न प्रकार की हो सकती है। नदियों के बारे में अध्ययन करना रिवर टोपोग्राफी कहलाता है, जबकि बर्फीले जगह के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करना आइस टोपोग्राफी कहलाता है। इसी प्रकार स्थल के भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। चलिए, तो पहला हमारा यहाँ पे है रिवर टोपोग्राफी, स्थल आकृति। इसके बारे में जानते हैं। नदियाँ का उद्गम स्थल, प्लेस ऑफ ओरिजिन, संरचना, बहाव, मुहाना आदि के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करना ही रिवर टोपोग्राफी कहलाता है। अब यह जो है सो विभिन्न आकृतियों का निर्माण करती है। अब कैसे करती है वो भी जानते हैं। पहला हमारा है अपक्षय, चलिए अपक्षय के बारे में जानते हैं। अपक्षय क्रिया का एक उदाहरण चट्टानों का अपने जगह पर टूटना है। चट्टान दो प्रकार से टूट सकती है, एक केमिकल रिएक्शन द्वारा या दूसरा फिजिकल एक्शन द्वारा। तो ये जो है कहलाता है अपरदन कहलाता है। वो भी देख लेते हैं। इरोजन किसी भी पदार्थ को घिसकर या रगड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना ही अपरदन कहलाता है। इसका एक उदाहरण टूटे हुए चट्टान के टुकड़े को घिसकर या रगड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना है। इसी प्रक्रिया से मिट्टी का भी फॉर्मेशन होता है, तो ये अपरदन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है निक्षेपण। तो इसमें कह सकते हैं हम लोग निक्षेपण उस क्रिया का उदाहरण है जिसमें क्या होता है, चट्टान के घिसे हुए या छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह जमा किया जाता है, तो ये डिस्पोजिशन कहलाता है, ये निक्षेपण कहलाता है। अब जो हमारा है ये नदियों की अवस्था के बारे में है, स्टेट ऑफ रिवर्स। जब नदियाँ अपने उद्गम स्थान से निकलती है और आगे बढ़ते बढ़ते मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है, उसके बाद जब वह अपने अंत तक पहुंचती है, तब नदियाँ की जो शुरू में स्पीड होती है वह एकदम धीमा पड़ जाता है। नदियाँ विशेष रूप से 3 अवस्था में होती है। पहला युवा अवस्था, इसका अपर स्टेज होता है। युवा अवस्था में नदियाँ पर्वत पर होती है, उनका उद्गम स्थल होता है। यहाँ से जब नदियाँ निकलती है तो इनकी स्पीड बहुत अधिक होती है, जिस कारण यह अपने मार्ग में आने वाले चट्टानों एवं अन्य अवरोधकों को उसके जगह से तोड़ते हुए आगे बढ़ती जाती है या बढ़ जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि नदी के युवा अवस्था में अपक्षय की क्रिया अधिक होती है। सेकंड जो हमारा स्टेज है वो है प्रौढ़ावस्था, मिडल स्टेज। नदी अपने प्रौढ़ावस्था में मैदानी क्षेत्र में होती है। नदी इस अवस्था में अपने मार्ग में आने वाले छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े को घिसते हुए या रगड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि नदी प्रौढ़ावस्था में अपरदन की क्रिया अधिक होती है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है वृद्धावस्था। नदी अपने वृद्धावस्था में मुहाने पर होती है। मुहाने का अर्थ है जहाँ नदी अन्य नदियों से मिलकर त्रिभुजाकार आकृति बनाती है। नदी के इस अवस्था में नदी की गति एकदम धीमी पड़ जाती है। इस अवस्था में नदी द्वारा खींचकर लाए गए चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने मुहाने पर जमा कर देती है, जिस कारण वहाँ डेल्टा का निर्माण होता है। अब बात आ गई डेल्टा पे, तो डेल्टा के बारे में भी जान लेते हैं। डेल्टा
नदियाँ की प्रबलता जितनी ज़्यादा होती है नदी उतनी ही शक्तिशाली होती है। नदी जहाँ से निकलती है उसे नदी का उद्गम स्थल कहते हैं। नदी जहाँ पर मिलती है उसे मुहाना कहते हैं। और नदी जो रूट में है उसका मुहाना सबसे बड़ा है। यहाँ पे रूस है, अब मैंने रूट पढ़ दिया, बड़ा है। नदी अपने मुहाने पर एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है जिसे डेल्टा कहते हैं। अर्थात कई सारी नदियाँ मिलेगी तो एक त्रिभुजाकार आकार बनाती है। दो नदियाँ मिलने के बाद ये वाला, तो ये वाला जो सीन क्या कहलाता है, ये डेल्टा। एक नदी इधर से आई, एक नदी इधर से आई, मिली, तो ये वाला त्रिभुजाकार जो जगह बना ये डेल्टा कहलाती है। नदी अपना मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा खेती के लिए अधिक उर्वरक वाला जमीन होता है। गंगा नदी द्वारा बनाया गया सुंदरवन का डेल्टा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है। नदी नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये भी हमारा पॉइंट निकला। अगला है वैसा डेल्टा जो पक्षी के पैर के जैसा हो उसे पक्षीपात डेल्टा कहते हैं। पक्षीपात डेल्टा का एक उदाहरण मिसिसिपी नदी है जो पक्षीपात डेल्टा बनाती है। छोटे आकार के डेल्टा को रोधिका भी कहते हैं, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं कुछ डेल्टा के बारे में। जैसे कि यहाँ पे नदी इधर जा रही है और इधर जा रही है, तो ये बीच वाला जो भाग है ये डेल्टा है, यही डेल्टा बना दी। देखते हैं आगे हमारा, नदियाँ अपने उद्गम स्थल से निकलती हैं तो भी शेप की आकृति बनाती, ये भी सही है, भी शेप की आकृति भी बना रही है। यह नदियाँ हमेशा नदियों के युवा अवस्था में बनती है। जब भी शेप घाटी बहुत गहरा हो जाता है तब इसे हम गार्ज कहते हैं। गार्ज का निर्माण वही नदी करती है जो पहाड़ी से निकलती है। जाहिर सी बात है, यदि भी शेप बन रहा है तो कोई ऊंचाई से नदी निकलेगी, तो वहाँ गार्ज कहते हैं। गार्ज का उदाहरण सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी भी है। गार्ज के नीचे के भाग को नदियाँ काटकर शेप बनाती है जिसे कैनियन कहते हैं। अमेरिका में कोलोराडो नदी के पास ग्रांड नामक कैनियन है। नदियाँ के एस आकार की आकृति को मिंडर कहते हैं। जब नदियाँ एस आकार के रास्ते को छोड़कर सीधा रास्ता बना लेती है तब नदी का पहला मार्ग गोकुल झील कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है भूजल पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों एवं पत्थरों के बीच पाया जाता है। भूजल एक प्राकृतिक मीठे पानी का स्रोत है जिसे पृथ्वी के नीचे नलकूप, कुआं आदि के द्वारा बाहर निकाला जाता है। जहाँ चूना पत्थर ज़्यादा होती है उस जगह को कास्ट प्रदेश कहते हैं। जब कास्ट प्रदेश में ज़मीन पर छोटा सा छिद्र होता है तो उसे रंध्र कहते हैं। जब कास्ट प्रदेश में ज़मीन पर रंध्र से ज़्यादा बड़ा गड्ढा हो जाता है तो उसे डोलाइन कहते हैं। जब कास्ट प्रदेश में डोलाइन से ज़्यादा बड़ा गड्ढा हो जाता है तो उसे युवाल कहते हैं। जब युवाल, इसे हम लोग फिगर से भी समझेंगे, जब युवाल पूरी नीचे तक दिखने लगता है तब उसे कास्ट विंडो कहते हैं। जब कास्ट विंडो एक जगह गिरते रहता है तो उसे पोल्जे कहते हैं। जब कास्ट विंडो एक जगह गिरकर जमा हो जाता है तब उसे टेरारोसा कहते हैं। जब कास्ट प्रदेश मिट्टी की अंदर से पानी जाती है तब उसे अंधी घाटी कहते हैं। तो इसको लिखने में उसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिगर से हम लोग देख लेंगे। जब ये छोटा सा रंध्र है, ये और बड़ा हो गया तो डोलाइन कहलाया, और बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो युवाल कहलाया। जब ज़मीन तक कांटेक्ट हो जाएगा तो इसे विंडो कहलाएंगे। ठीक, जब और भी पतला हो जाएगा, संकीर्ण छोटा छोटा रास्ता करा हो जाएगा तो इसे टोरा रोसा कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग फिगर से इसको समझ सकते हैं। जब कास्ट प्रदेश के मिट्टी के अंदर पानी ऊपर आता है तो पानी दीवार से लटकते रहता है जिसे स्टेटाइट कहते हैं। स्टेलेटाइट कहते हैं, सॉरी। यह स्टेलेटाइट गुफा में मधुमक्खी के छत्ते समान दिखाई देता है। स्टेलेटाइट के साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी गुफा में नीचे गिरती है और जमा होती है जिसे टूफे कहते हैं। जब टूफे अधिक मात्रा में जमा हो जाती है तब इसे स्टेलेमाइट कहते हैं। लेकिन
एक समय आता है जब स्टेलेमाइट और स्टेलेटाइट आपस में जुड़ जाते हैं, तब इसे स्तंभ कहते हैं। गुफा के अंदर खाली जगह जिसमें पानी बहता उसे कास्ट वैली कहते हैं। और जब यह मिट्टी धंस जाती है तब पूरा मिट्टी पोल्जे और टोरारोसा में बदल जाता है। आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से चाहे तो हम लोग फिगर की सहायता से इसे समझ सकते हैं।